नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग अंतःस्रावी तंत्र का जो बचा हुआ पार्ट था उसे आज कवर करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है उसे बताया तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है उनके बारे में बताया, जिसमें कि पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका वजन लगभग 0.5 से 0.6 ग्राम तक होता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो ये पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। फिर इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है उसके बारे में मैंने बताया कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इससे निकलता है एसटीएच हार्मोन, उसके बाद इससे प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन निकलता है, एफएसएच हार्मोन निकलता है, ठीक है, टीएसएच हार्मोन निकलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में बताई। उसके बाद दूसरी ग्रंथि जो मैंने बताया वो बताया मैंने पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। दूसरी कौन सी बताया, ये वो था पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड बताया। इसमें जो हार्मोन निकलता है वो मेलेटोनिन, सीरोटोनिन, दो प्रकार का हार्मोन इससे निकलता है। और पिनियल ग्लैंड होता कहाँ है, तो हमारे मस्तिष्क में ये ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मैंने ग्लैंड बताया या तीसरी ग्रंथियाँ जो बताया वो बताया मैंने थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो एच के समान होता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो जीवन को चलाने वाली ग्रंथि या टेम्पो ऑफ लाइफ ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो वो होता है थायराइड ग्रंथि। फिर इसकी कमी से मैंने रोग बताया कि मिक्सेडिमा रोग होता है, जड़मानवता रोग होता है, घेंगा रोग हो जाता है जो कि आयोडीन की कमी से भी होता है। तो ये सभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, तो आप लोग उस प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें। उसके बाद ये जो आगे की क्लास है जिसमें आज हम लोग उसके आगे पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, जनन ग्रंथियाँ, पसीना ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, और ये जो हमारा सीरीज है ये बायोलॉजी की सीरीज चल रहा है, जैसे कि आप लोग ये जान रहे हैं। ये साइंस की में बायोलॉजी की सीरीज चल रहा है। ये बायोलॉजी की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज को भी चालू करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए और अपनी पढ़ाई को एकदम बरकरार रखिए। और साथ ही साथ जो भी क्लास कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में पहली जो ग्रंथि है वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि। चलिए अब इसे समझते हैं बढ़िया से। देखिए, पैराथायरॉइड ग्रंथि ये क्या होती है कि इसकी स्थिति कहाँ होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि में ही इसकी स्थिति होती है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि जो होती है मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि कैसे होती है, तो ये होती है सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, ठीक है। इसमें अगर हार्मोन की बात की जाए तो पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन इसमें उपस्थित होता है। यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन या फास्फेट आयन की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में कैल्शियम आयन या फास्फेट आयन की मात्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो ये करता है पैराथायरॉइड या पैराथार्मोन, ठीक है। और ये पैराथायरॉइड ग्रंथि में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है और ये क्या करता है, फास्फेट आयन की मात्रा को कम करता है, ठीक है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से होता है टिटेनी रोग, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन में जो पैराथार्मोन पाया जाता है, पैराथायरॉइड ग्रंथि में जो पैराथार्मोन पाया जाता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसकी कमी से होता है टिटेनी रोग। ये टिटेनी रोग में क्या होता है कि पेशियाँ, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, वो कार्य करना बंद कर देती है और पेशियों में लंबे समय तक संकुचन या ऐंठन हो जाती है,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि पैर टटा रहा है। तो ये सब किसकी कमी से होता है? तो पैराथ हार्मोन की कमी से होता है। अर्थात पैराथ हार्मोन में कौन कौन सा पाया जाता है? एक कैल्शियम आयन और एक पाया जाता है आपका फास्फेट आयन। तो कैल्शियम की कमी से आप में टिटेनी रोग भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी अधिकता से बात की जाए तो इसकी अधिकता से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम आयन होता है, ठीक है, ये जो कैल्शियम आयन होता है वो अलग हो जाता है, और अलग हो के क्या होता है हमारे ब्लड में आ जाता है। इससे हमारी जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, या छिद्रित या भंगुर हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। और पैराथायराइड ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है कि अगर इसे शरीर से निकाल दिया जाए तो इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल देने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है? तो इसकी जो स्थिति होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में ही अर्थात थायराइड ग्लैंड में इसकी स्थिति होती है, और इसमें होता है पैराथ हार्मोन। और ये पैराथ हार्मोन क्या कहता है कि कैल्शियम आयन, जो हमारे शरीर में कैल्शियम आयन है इसकी मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, और जो फास्फेट आयन है इसकी मात्रा को ये घटाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से हो जाता है कौन सा? टिटेनी रोग। टिटेनी रोग, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां क्या होती है? ऐंठन या संकुचन हो जाती है। दूसरा, इसकी अधिकता से क्या होता है? इसकी अधिकता से होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग, इसमें जो होता है कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें ये कैल्शियम मिक्स हो जाता है। ठीक है, और मिक्स होके क्या करता है? हमारे जो हड्डियां हैं उसको कमज़ोर, भंगुर या छिद्रित कर देता है। और पैराथायराइड ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है, अगर इसे निकाल दिया जाए शरीर से तो व्यक्ति की इमीडिएट मृत्यु हो जाती है। चलिए, अगला जो हमारा ग्लैंड है वो है थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। इसकी जो स्थिति होती है वो होती है हृदय में। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो इसकी स्थिति होती है हृदय के पास। और इसमें हार्मोन कौन सा होता है? तो इसमें हार्मोन होता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो थाइमस ग्रंथि में थाइमोसिन हार्मोन पाया जाता है। और थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो इसकी जो स्थिति होती है वो होती है हृदय के पास। इसका निर्माण जो होता है वो जन्म के बाद होता है। ठीक है, ये थाइमस ग्रंथि का निर्माण जन्म के बाद होता है, और 18 वर्ष तक ये एक्टिव रहता है, और बाद में धीरे धीरे निष्क्रिय होकर बुढ़ापे में अवशेषी धागे के रूप में बच जाता है। तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये इसका निर्माण, थाइमस ग्लैंड का निर्माण हमारे जन्म के बाद होना स्टार्ट हो जाता है, और 18 वर्ष की अवस्था तक ये रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? अवशेषी धागे के रूप में बच जाता है, अर्थात ये समाप्त हो जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है लिम्फोसाइट का निर्माण करना। अर्थात लिम्फोसाइट का मतलब क्या होगा कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो यह है थाइमस ग्लैंड। और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। ये थाइमस ग्लैंड को इम्यून ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसे इम्यून ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट की प्रशिक्षणशाला भी कहा जाता है। तो इम्यून ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट की प्रशिक्षणशाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाइमस ग्रंथि को। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि थाइमस ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है? वो स्थिति होती है इसकी हृदय के पास होती है। ठीक है, और इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा पाया जाता है? थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन इसमें पाया जाता है। और इसमें इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है लिम्फोसाइट का निर्माण, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना है।
इसलिए इसे इम्यून ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट की प्रशिक्षणशाला भी कहा जाता है। हमारी जो अगली ग्रंथि है वो है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी है? वो है एड्रीनल ग्रंथि। इसकी अगर स्थिति की बात की जाए, इसके अगर जगह की बात की जाए, तो ये हमारे किडनी के ऊपर एक टोपी के समान होता है। ठीक है, ये हमारी जो है किडनी, जैसे ये हमारी किडनी हो गई, एक मिनट, ये हमारी किडनी हो गई, तो इस किडनी के ऊपर जो है ऐसे एक टोपी के समान होता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होता है? हमारे किडनी के ऊपर एक टोपी के समान होता है। यह ग्रंथि भय, तनाव, क्रोध, उत्तेजना, संकट के समय कार्य करती है। जब भी हमें किसी भी प्रकार का डर, भय या हम लोगों को टेंशन या क्रोध वगैरह आता है, तो उस समय ये क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? संकटकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, या 3F 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। 3F का मतलब हो गया फाइट, फ्लाइट और फियर, अर्थात लड़ो, उड़ो या डरो। ठीक, उसके बाद 4S का मतलब हो गया सॉल्ट, शुगर, स्ट्रेस, सेक्स, अर्थात जब हमें तनाव ज़्यादा हो या सेक्स करने की इच्छा हो या किसी भी प्रकार की उत्तेजना हो, तो उस समय ये एक्टिव हो जाता है। तो इसे संकटकालीन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि या 3F 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो हमारे किडनी के ऊपर एक टोपी के समान इसकी स्थिति होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि सोडियम आयन उपस्थित होता है। हमारे शरीर में सोडियम आयन उपस्थित होता है, और इस सोडियम आयन की कमी से कौन सा हो जाता है? एक रोग, एडिशन रोग होता है। ठीक है, देखिए एडिशन रोग या इसे कॉन्स रोग भी कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? तो एडिशन रोग या कॉन्स रोग सोडियम आयन की कमी से होता है। इसमें लिंग हार्मोन होता है। ठीक है, लिंग हार्मोन, तो लिंग हार्मोन क्या होता है कि नर में मादा हार्मोन की अधिकता से स्तनों का विकास हो जाता है। बहुत से लोगों को आप लोग देखते होंगे कि जो पुरुष है उनमें भी स्तन का विकास कुछ ज़्यादा ही अजीब टाइप का होता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो यही लिंग हार्मोन की अधिकता से होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गायनिया सोमेटिस्टिया। ठीक है, गायनोकोमेस्टिया। ठीक है, गायनोकोमेस्टिया इसे कहा जाता है। और मादा में नर हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर क्या हो जाते हैं? बाल उगने लगते हैं। ठीक है, चेहरे पर बाल उगने लगते हैं और नर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? एड्रिनल वर्लिज्म कहा जाता है। तो एड्रिनल वर्लिज्म किसे कहा जाता है कि जब किसी भी लेडीज में नर हार्मोन की मात्रा का अधिक हो जाती है, तो उसमें उसके चेहरे पे क्या हो जाते हैं? बाल उगने लगते हैं और उसमें पुरुषों के लक्षण दिखने लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एड्रिनल वर्लिज्म कहा जाता है। करो या मरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये होता है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को भी क्या कहा जाता है? 3F। 3F का मतलब क्या हो गया? फाइट अर्थात लड़ो, फ्लाइट अर्थात उड़ो, और फियर मीन्स डरो। तो करो या मरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अब अगली जो ग्रंथि है वो है हमारी अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि या मधुसूदनी ग्रंथि। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो ये ग्रहणी है उसकी दोनों भुजाओं के बीच में होती है। ठीक है, ग्रहणी जो होती है उसकी दोनों भुजाओं के बीच में होती है, और ये कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, ये मिश्रित ग्रंथि है। मैंने 3 प्रकार की ग्रंथि बताया था, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो अग्न्याशय ग्रंथि या मधुसूदनी ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? ये है मिश्रित ग्रंथि। इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। अग्न्याशय ग्रंथि की खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस ने अग्न्याशय ग्रंथि की खोज की थी। और लैंगरहैंस की दीपिका, इसी कारण से लैंगरहैंस की दीपिका या लैंगरहैंस का द्वीप किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि को लैंगरहैंस का द्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। इसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है?
तो इसकी प्रकृति प्रोटीन के जैसी होती है, ठीक है। ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमिनो एसिड से होता है। तो यह हार्मोन भी 51 एमिनो एसिड से बना होता है। और इस हार्मोन की खोज अर्थात इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बेटिंग बेस्ट ने की थी। और इंसुलिन जो नाम दिया था वो दिया था सेंगर ने, ठीक है। वो नाम किसने दिया था, सेंगर ने। तो अग्न्याशय ग्रंथि या मधुसूदनी ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, तो ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच में इसकी स्थिति होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि की खोज लैंगरहैंस ने की थी। इसी कारण अग्न्याशय ग्रंथि को लैंगरहैंस का द्वीप या लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है जिसकी की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रोटीन की प्रकृति से होती है। और इसमें 51 एमिनो एसिड पाया जाता है, अर्थात यह 51 एमिनो एसिड से बना होता है। उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था इंसुलिन का, तो सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो इंसुलिन का किया था वो किया था एबिल ने। किसने, एबिल ने किया था। इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा बढ़ी हुई मात्रा को ये क्या करता है, कम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे कम करता है, अगर कम हो जाती है तो उसे बढ़ा देता है। अर्थात ये क्या करता है कि ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। और ये इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अग्न्याशय ग्रंथि में, ठीक है। अब अगर इसकी कमी से रोग देखा जाए तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसमें क्या हो जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण मूत्र के साथ ये बाहर निकल जाती है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, अगर सपोज कीजिए हमारा अग्न्याशय ग्रंथि खराब हो गया तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। तो जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो एक्चुअली में इंसुलिन हार्मोन करता क्या काम है, तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो जब हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता है इंसुलिन हार्मोन। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारे पेशाब के साथ अर्थात मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोसेरिया, ठीक है। यह अवस्था अधिक दिनों तक रहने पर यही जो है आपके शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग या डायबिटीज मिलेटस रोग हो जाता है। इसमें अधिक प्यास लगती है। इसमें क्या होता है, प्यास अधिक लगेगा और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है जैसे ही आपका इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है तो इसमें जो है हमारे शरीर, जब भी पेशाब लगेगी तो हमारे शरीर से ग्लूकोज क्या होगा, बाहर निकलते जाएगा और इसमें बार बार पेशाब लगता है। तो जैसे हमारे शरीर से ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि प्यास अधिक मात्रा में लगेगी और हमारे शरीर से क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब है इसकी अधिकता से रोग। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो जब ये कम हो जाता है तो इसे क्या कहता है, हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है। इसे इंसुलिन आघात कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इंसुलिन आघात कहा जाता है। इसलिए भूखे व्यक्ति को इंसुलिन के टीके नहीं लगाए जाते हैं। देखिए इसकी कमी से क्या हो जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, अगर इंसुलिन कम हो गया तो यह ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसकी मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि पेशाब के रास्ते ये बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए तो इसकी अधिकता से क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। इसमें जो पर्याप्त ऊर्जा है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इंसुलिन अटैक या इंसुलिन आघात कहा जाता है। और इसलिए सलाह दी जाती है कि भूखे व्यक्तियों को कभी भी इंसुलिन का टीका नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जैव तकनीक द्वारा बनाए गए इंसुलिन का व्यापारिक नाम क्या है, ह्यूमुलिन है, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसुलिन बनाया गया है इसका जो व्यापारिक नाम है, इंडस्ट्रियल नाम है, वो क्या है, उसका नाम है ह्यूमुलिन। और यह बाज़ार में कब से मिल रहा है, तो 1985 से ये उपलब्ध है। और इसे कौन सी कंपनी,
इल्ली लिल्ली कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा अग्न्याशय ग्रंथि या मधुसूदनी ग्रंथि। इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो इसकी स्थिति होती है ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में होती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। इसलिए इसे लैंगरहैंस का द्वीप कहा जाता है। किसे? अग्न्याशय ग्रंथि को। इसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। इसमें जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर दे या इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है वो हमारे पेशाब के रास्ते बाहर निकलते चला जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण कि हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक जो है ये ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या हो जाता है? इंसुलिन अटैक आ जाता है, अर्थात आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है, अगली जो ग्रंथि है वो है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि इसमें है वृषण अर्थात टेस्टेस। टेस्टेस क्या है कि नर में ये प्राथमिक जनन अंग है, अर्थात प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है वो कौन है? तो वृषण या टेस्टेस है। यहाँ क्या होता है कि शुक्राणु का उत्पादन होता है। ठीक है, शुक्राणु का उत्पादन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो टेस्टेस या वृषण में होता है। इससे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। इसका कार्य क्या है? लैंगिक विकास करना। लैंगिक विकास में क्या आता है? जैसे दाढ़ी मूँछों का आना, शरीर पर बाल आना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज़ का भारी होना, ये सभी इसके कार्य हैं। और ये किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है। तो जनन ग्रंथियाँ, तो जनन ग्रंथियाँ दो होती है। एक होती है वृषण या टेस्टेस और दूसरी होती है अंडाशय। ठीक है, इसमें वृषण या टेस्टेस जो होती है ये पुरुषों में केवल पाया जाता है और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है पुरुषों का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु का यहाँ पे निर्माण होता है और इससे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इसका कार्य पुरुषों का लैंगिक विकास करना, जैसे दाढ़ी मूँछों का आना, शरीर पर बाल आना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज़ का भारी होना, ये सभी इसके कार्य हैं। दूसरी जो है वो है अंडाशय। कौन है? अंडाशय। मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक जनन अंग मादा में अंडाशय होता है और वही पुरुष में क्या होता है? तो पुरुष में होता है वृषण। ठीक है, वृषण या टेस्टेस। यहाँ किसका निर्माण होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और ये केवल किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केवल महिलाओं में। ठीक है, महिला में ये पाया जाता है। इसमें एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसमें होता है एंड्रोजन हार्मोन। ठीक, इसका स्राव जो होता है ग्राफिन पुटिका के द्वारा होता है। इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो ग्राफिन पुटिका के द्वारा होता है। इसे नारीत्व हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है। इससे स्तनों का विकास तथा माहवारी का नियंत्रण करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महिलाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। यह गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो जनन ग्रंथियाँ में हम लोगों ने दो देखा। एक देखा टेस्टेस या वृषण, यह पुरुषों में पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है लैंगिक विकास करना। और वहीं इसमें जो वृषण में जो हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। दूसरा जो है अंडाशय है। अंडाशय किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सिर्फ महिला में पाया जाता है और वहाँ अंडाणु का निर्माण होता है। तो दो प्रकार का हार्मोन इसमें है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला है अपरा या गर्भनाल या प्लेसेंटा।
ठीक है। प्लेसेंटा, अपरा गर्भनाल या प्लेसेंटा, गर्भ में पल रहा शिशु प्लेसेंटा के द्वारा ही माता से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, गर्भ में जो शिशु रहता है उसको पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे पोषण प्राप्त होता है। इससे जो जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन कौन है? HCG, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सभी हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, HCG क्या है? तो ह्यूमन कोरेनिक गैनोड्रोप्रीन हार्मोन है। इसी हार्मोन की जांच कर गर्भावस्था का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो किस हार्मोन की जांच कर गर्भावस्था का पता लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है HCG हार्मोन की जांच कर ही हम लोग गर्भावस्था का पता लगा सकते हैं। बच्चे का जन्म आसानी से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो बच्चे का जन्म आसानी से रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। जिस समय महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो उस समय जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि महिलाओं को दर्द कुछ हद तक कम होता है और बच्चा स्मूथली बाहर आ जाता है। ठीक है, अगली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ऐसे मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, लेकिन इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या हेड मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या मॉडर्न मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके पहले मैंने बताया था पिनियल ग्रंथि। ये पिनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत, मानव की तीसरी आंख, इसी पिनियल ग्रंथि को कहा जाता है। और इसके स्थिति कहाँ होती है? तो ये होती है हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, तो पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कोमा प्रकार के आकृति की ग्रंथि कौन होती है? पिनियल ग्रंथि। और अवशेषी ग्रंथि भी पिनियल ग्रंथि होती है। अगला था पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को क्या कहते हैं? इम्यून ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड इम्यून ग्लैंड कहा जाता है और ये क्या करता है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके बाद मैंने बताया अग्न्याशय ग्रंथि। यह कैसी ग्रंथि होती है? तो ये होती है मिश्रित ग्रंथि। इसके बाद एक बताया एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ये जीवन रक्षक ग्रंथि होती है या संकटकालीन ग्रंथि होती है। ये जिस समय हमें भय, डर, क्रोध, उत्तेजना वगैरह आती है तो उस समय कौन सी ग्रंथि एक्टिव होती है? तो ये हो जाती है एड्रिनल ग्रंथि। एक मैंने बताया थायराइड ग्रंथि। इसे क्या कहता है? टेम्पो ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहा जाता है। स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि भी थायराइड ग्रंथि को ही कहा जाता है। ठीक है, अगली जो ग्रंथि है वो है पसीना ग्रंथि या श्वेत ग्रंथियाँ। इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है? तो हमारे हथेलियों तथा आर्म पीठ पर होती है। इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है? तो हमारे हथेली या आर्म पीठ पर होती है। इसके स्रवन को क्या कहा जाता है? पसीना कहा जाता है। पसीना में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ होता है? तो एक तो हमारे लार में भी होता है और दूसरा कहाँ होता है? तो दूसरा होता है पसीना में। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम हार्मोन क्या करता है? ये हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको ये नष्ट कर देता है। कुत्ता, छुछुंदर, व्हेल में पसीना ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, कुत्ता में, छुछुंदर में, व्हेल में पसीना ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अर्थात इन लोगों को पसीना नहीं होता है। वहीं दरियाई घोड़ा, कंगारू, वानर का पसीना कैसा होता है? लाल होता है। ये पसीना ग्रंथि का मुख्य रूप से कार्य क्या है? ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पसीना ग्रंथि हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब कुछ है कि स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहा जाता है। स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहा जाता है। धूल के कणों को कान के पर्दे तक जाने से रोकने वाली ग्रंथि कौन है? तो यह है सेरुमियन ग्रंथि। धूल के कणों को हमारे कान के पर्दे तक जो जाने से जो रोकने वाली ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है सेरुमियन ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज पूरा जितने भी ग्लैंड्स हैं
उन सारे ग्लैंड्स को पढ़ा, और जो कि किस में आती है, तो ये सभी आती है अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ये अंतःस्रावी तंत्र में आती है, और इसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के ग्लैंड को देखा। ठीक है, जिसका दो पार्ट में हम लोगों ने देखा। पहले पार्ट में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को देखा। वहीं सेकंड पार्ट में पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अग्न्याशय ग्लैंड, उसके बाद जनन ग्लैंड, फिर प्लेसेंटा, और लास्ट में पसीना ग्लैंड अर्थात स्वेट ग्लैंड को हम लोगों ने देखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग इसके प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आप लोग अच्छे से लिंकअप कर पाएँ और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं तथा उसका बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।